Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे बड़ी आज की खबर है कि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इनको क्या बीमारी थी जिसके चलते इनका निधन हुआ है। इरफान खान की इस खबर के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन में चले गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद ये भारत भी वापस आ गए थे। अगर इस बीमारी की हम बात करें, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, तो ये न्यूरॉन ट्यूमर से रिलेटेड है और कहा जाता है कि ये बीमारी करीब 1 लाख लोगों में 1 लोगों को होती है। यानी सोचिए कितनी ज़्यादा ये रेयर डिजीज़ है जो 1 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को होती है और इरफान खान उनमें से एक थे। इसके अलावा इरफान खान को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। राजस्थान के टोंक ज़िले में मुस्लिम परिवार में ये पैदा हुए थे और इरफान खान ने अपने टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया था। 30 साल का इनका फिल्मी करियर था जिसमें इन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया था। दूसरा है कि मई 2020 के अंत तक भारत में विकसित हो जाएगी त्वरित किट, परीक्षण किट। ये डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी ये आज की ये न्यूज़ है। उन्होंने कहा है कि मई 2020 के लास्ट तक भारत में विकसित हो जाएगी त्वरित परीक्षण किट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 28 अप्रैल यानी कल जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इससे संबंधित शोध संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में तकनीकी संसाधनों को विकसित करने हेतु चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा था कि स्वदेशी रैपिड किट टेस्ट और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस दौरान आनुवंशिक अनुक्रमण के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि आनुवंशिक अनुक्रमण के प्रयास मुझे 26 साल पहले के पोलियो उन्मूलन अभियान की याद दिलाते हैं। यानी जिस तरीके से भारत ने पोलियो उन्मूलन किया और पोलियो को ख़त्म किया, उसी तरीके से कोरोना वायरस बीमारी को भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्देश में कहा है कि अनेक प्रवासी श्रमिक और अन्य लाभार्थियों को मदद मिलेगी जो भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं और स्थानीय पहचान पत्र के बिना बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस योजना की अगर बात करें तो ये योजना जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली थी। अदालत का निर्देश अधिवक्ता रिपल कंसल द्वारा दायर याचिका के बाद आया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था रिपक कंसल, जिसमें उन प्रवासी श्रमिकों और अन्य लाभार्थियों के लिए योजना शुरू करने की मांग कही गई है जो वर्तमान में अपने राज्य में नहीं हैं और इस लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि 2021 की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी थी वो भारत से चली गई है। तो भारत ने पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेज़बानी की फ़ीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। और अगर इस मेज़बानी की बात करें तो 2017 में भारत को इसकी मेज़बानी करने का प्रस्ताव मिला था और अब ये मेज़बानी जो है ये सर्बिया को मिल चुकी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने स्वीकार किया है कि विलंब हुआ है, लेकिन कहा है कि पैसा किस खाते में भेजना है इसे लेकर मसले सुलझाने में AIBA के नाकाम रहने के कारण ये प्रक्रियागत पेचीदगियाँ हुई हैं। भारत पहली बार इस चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि अब जो ये मेज़बानी मिल रही है सर्बिया को और मिलने वाली थी भारत को। 2017 में भारत के सामने ये प्रस्ताव आया था कि वो इस मेज़बानी को करे। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
कोविड-19 उपकरण गतिवर्धक लॉन्च किया गया है। तो जो WHO है उसने कोविड-19 से संबंधित एक उपकरण लॉन्च किया है। तो BMVF, CEPI, कवि, ग्लोबल फंड, UNITIID, वेलकम ट्रस्ट के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 उपकरण गतिवर्धक लॉन्च किया गया है। उपकरण की अगर बात करें तो ये उपकरण कोविड-19 के निदान, उपचार और टीकाकरण के अनुसंधान और विकास से में तेजी लाने की मदद मिलेगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य अमीर और गरीब दोनों लोगों के लिए समान रूप से सुलभ बनाना है। इसके अलावा सिप्री ने विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट की बात अगर करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में अपने सैन्य खर्च करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें देख लें। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में, स्टॉकहोम जो जगह है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और सिप्री के अनुसार 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर 1917 बिलियन डॉलर का हो गया है। 2018 में खर्च करने की तुलना में 3.6% की वृद्धि हुई है। 2019 में 5 सबसे अधिक व्यय संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस और सऊदी अरब द्वारा किए गए थे। रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 5 में से सबसे कम और कुल खर्च का 62% था। इसके अलावा एक अच्छी खबर है कि जो सबसे बड़ा ओजोन छिद्र था वो अपने आप से बंद हो गया है। तो यूरोपियन संघ के कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी कि काम्स के शोधकर्ताओं ने बताया है कि उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हो गया है। ओजोन परत की अगर बात करें तो ये पृथ्वी के वातावरण की एक परत है जो अन्य सितारे या सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का उद्घाटन मौसमी है और दक्षिणी ध्रुव पर यह शरद ऋतु को खुल जाता है। इन छिद्रों के बनने की जो स्थितियां हैं वे उत्तरी गोलार्ध में दुर्लभ हैं। तो जो अंटार्कटिका है जहां पर हमेशा ठंडक रहती है वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 मनाया गया था। तो प्रत्येक साल अप्रैल का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो इस बार अगर देखें तो इस बार ये 25 अप्रैल को मनाया गया और विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का जो विषय था वो था पर्यावरण संरक्षण में सुधार, पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए है। WVA को विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा शुरू किया गया था और पशु स्वास्थ्य के प्रति पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए योगदान का सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा घुटन से बचने के लिए हर्बल डिकॉन्स्टेंट स्प्रे बनाया गया है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने लखनऊ के अंतर्गत कार्यरत नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने श्वसन प्रणाली में सांस लेने और जमाव में कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करने के लिए हर्बल डिकॉन्स्टेंट स्प्रे विकसित किया है। लंबे समय तक मास्क पहनने के कारण श्वसन प्रणाली में सांस लेने में कठिनाई और जमाव की सूचना मिली है। तो इसके बारे में बता दें कि जब कंटिन्यू कोई व्यक्ति मास्क पहनता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसको थोड़ी सी घुटन जैसी महसूस होने लगती है। तो इस घुटन से बचने के लिए जो लखनऊ का NBRI है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ के जो रिसर्चर हैं इन्होंने एक ऐसा स्प्रे तैयार किया है जिससे मास्क पहनने वाले व्यक्ति को घुटन महसूस नहीं होगी। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी ड्रोन का उपयोग करती है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी शहर ने वाराणसी शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए चेन्नई स्थित एक कंपनी जिसका नाम है गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ टाई अप कर लिया है। ड्रोन को हर उड़ान के बाद रिफिल किया जाता है जो लगभग 15 से 20 मिनट तक रहता है और इसके बाद इसकी बैटरी पैक जो होती है उसे चेंज कर दिया जाता है। बहुविषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा कोविड एक्शन कोलैब स्टार्ट किया गया है। तो रोगजनक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सीवेज के उपचार में कोविड-19 के लिए गैर इनसेव
समुदाय निगरानी के तरीकों का पता लगाने के लिए बहुविषयक विशेषज्ञों की एक टीम ने कोविड एक्शन कोलैब सहयोग तैयार किया है और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता के साथ 150 से अधिक विशेषज्ञों ने सामुदायिक परीक्षण की संभावना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए सहयोग किया है। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा।